तो इनकम अंडर द हेड सैलरी स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन 15 से 17 एप्लीकेबल होता है। द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इनकम अंडर द हेड सैलरीज आर कंटेन्ड इन सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 इन द फॉलोइंग मैनर। तीनों सेक्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। सेक्शन 15 जो है ये हमारा चार्जेबिलिटी का सेक्शन है। जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है सब में एक सेक्शन चार्जेबिलिटी का होता है। तो सैलरी में चार्जेबिलिटी का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 15। इसके बाद बात करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, सैलरी पेड और अलाउड थ्रू द नॉट ड्यू। बच्चों इन शॉर्ट में ये कहूंगा कि सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होती है या फिर रिसीव बेसिस पे, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। उसकी एक्चुअल में पेमेंट होना जरूरी नहीं है, तब भी वो टैक्सेबल हो जाएगी। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, व्हिचएवर इज अर्ली। जो भी इन दोनों में से पहले होगा उस बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। मान लो आपकी सैलरी 10th को ड्यू हो गई, 10 तारीख को ड्यू हो गई, ठीक है, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने अभी तक पेमेंट नहीं की, सैलरी ड्यू हो गई है बट नॉट पेड, क्या वो टैक्सेबल है? आउटस्टैंडिंग Yes. सैलरी, बच्चों यस, इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इट बिकम्स टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। बच्चों जो भी पहले होगा उसके बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। अब ड्यू पहले हुई तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई। बच्चों एक और एग्जांपल ले, आपको एडवांस सैलरी मिली, अभी ड्यू नहीं हुई, ड्यू नेक्स्ट मंथ होगी या उससे नेक्स्ट मंथ होगी। आपने अगले 2 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली। बच्चों यहाँ सैलरी पहले रिसीव हो गई और ड्यू बाद में होगी, तो ये कहा जाता है एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस, ठीक है। तो सैलरी टैक्सेबल कैसे होती है, अगर पहले ड्यू हो गई तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी, अगर पहले रिसीव हो गई तो रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे चार्जिंग सेक्शन में डिस्कस किया गया है, सेक्शन 15 में। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी का एग्जाम्पल है बच्चों, इट बिकम्स ड्यू, ठीक है, मे बी इट बिकम्स ड्यू बट अभी रिसीव नहीं हुई, तो क्या टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस, ऑन ड्यू बेसिस। एरियर्स ऑफ सैलरी का वैसे एक और कंसेप्ट भी है, कई बार गवर्नमेंट का ना कोई पे कमीशन आता है, न्यू पे कमीशन आता है, तो वो क्या करता है, जब पे कमीशन बैठता है ना, तो पिछले कुछ महीने की इंक्रीज्ड सैलरी देने की बात करते हैं, तो वो एक साथ मिलता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज एरियर्स ऑफ सैलरी। वो जब ड्यू होगा, जब रिसीव होगा, उस बेसिस पे टैक्सेबल होगा। बच्चों हम दो कंसेप्ट याद रखने, सैलरी ड्यू हो गई बट रिसीव नहीं हुई तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल, आपने एडवांस सैलरी ले ली, एडवांस सैलरी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। देखो फिर डिडक्शन जो है सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 में 3 तरह के डिडक्शन की बात की गई है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, 50,000 रुपीज की आप ले रहे थे, वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो सेक्शन 16 में मिलती है। अच्छा मुझे याद है लगभग 13 ईयर्स पहले, 13 साल पहले भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी 40,000 रुपए की। बीच में 10-12 साल स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिली, अब दोबारा से स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में मिलनी शुरू हो गई है 50,000 रुपीज की। बच्चों एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी डिडक्शन मिलती है, उसकी कैलकुलेशन आपको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स भी माइनस है। बच्चों प्रोफेशनल टैक्स ना स्टेट लिस्ट का मैटर है, स्टेट लिस्ट का मैटर मतलब प्रोफेशनल टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अगर किसी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स चार्ज किया जा रहा है तो आप उसे माइनस कर सकते हो। फिर मीनिंग जो सैलरी का है, परक्विजिट का है, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी का है, ये सब किसमें गिवन है, सेक्शन 17 में गिवन है। तो सेक्शन 15 चार्जेबिलिटी है, सेक्शन 16 में डिडक्शंस है और सेक्शन 17 मीनिंग ऑफ सैलरी, परक्विजिट, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, ये सब गिवन है। बच्चों ये डिडक्शंस जो हैं ये अंडर द हेड सैलरी है। एक होती है 80C से 80U की डिडक्शन, बच्चों वो डिडक्शन टोटल इन ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलती है, तो वो डिडक्शन अलग होती है और हेड वाइज जो डिडक्शन होती है वो अलग होती है। तो सैलरी में हेड वाइज जो डिडक्शन है वो ये 3 है, और जो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलती है वो अलग होती है, वो चैप्टर 6A में 80C से 80U तक में गिवन है। बिफोर लर्निंग द प्रोविजंस इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू सैलरी। बच्चों सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तब तक सैलरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं है। जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है सैलरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी
पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी जो होती है, पार्टनरशिप फॉर्म से मिलने वाली सैलरी, क्या वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? आंसर इज नो, वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? वो खुद ही ऑनर है और खुद ही सैलरी ले रहे हैं, तो एम्प्लॉय थोड़ा ही है। पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से सैलरी ले रहा है तो वो फर्म का एम्प्लॉय थोड़ा ही है, वो तो फर्म का ऑनर ही है। ठीक है ना? पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, क्या वो एम्प्लॉय कंसिडर होगा? क्या वहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? आंसर इज नो। तो पार्टनर को मिलने वाली सैलरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। बच्चों इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आप किसी एजेंट को अपॉइंट करते हो और उससे काम करवाते हो और उसको कुछ पेमेंट करते हो। अपॉइंट आपने किया, लेकिन आपके बीच, आपके और उस पर्सन के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ना हो के प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो जहां पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, मींस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको अगर आप कुछ सैलरी दे भी रहे हो तो वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, एमपी एमएलए वगैरह, जिन्हें पब्लिक इलेक्ट करती है, पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। बच्चों क्या ये एम्प्लॉय है? क्या इनको मिलने वाली सैलरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो, इनको मिलने वाली सैलरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि एमपी एमएलए ये जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पब्लिक के। यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, और जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो उनको मिलने वाली पेमेंट, उनको मिलने वाली सैलरी भी सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं है। तो फिर कौन से हेड में टैक्सेबल है? अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। चलो थोड़ी सी रीडिंग भी लगाते हैं, देखो क्या लिखा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एवरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज रेंडर्ड would be chargeable to tax as salaries। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे रहा है, कोई भी बेनिफिट दे रहा है, तो सैलरी के हेड में टैक्सेबल है। बिफोर एन इनकम कैन बिकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, it is vital, it is important that there should exist between the payer and the payee the relationship of an employer and employee। पेयर एंड पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तभी सैलरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, ध्यान दें। सुजाता एन एक्ट्रेस इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म where she is paid a monthly remuneration of rupees 2 lakh। She acts in various films produced by various producers। The remuneration for acting in such films is directly paid to Chopra Films by the different producers। In this case, rupees 2 lakh will constitute salary in the hands of Sujata, since the relationship of employer and employee exists between Chopra Films and सुजाता। देखो उसको मंथली सैलरी मिल रही है, सैलरी के हेड में टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर से मिल रही है ना। किसमें काम कर रही है? वो चोपड़ा फिल्म्स में काम कर रही है, लेकिन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के लिए काम करती है, डिफरेंट फिल्म्स में। लेकिन रेमुनरेशन किससे मिल रही है उसे? चोपड़ा फिल्म से। और ये किसके थ्रू प्रोड्यूसर्स पैसा देते हैं? चोपड़ा फिल्म्स को। प्रोड्यूसर्स किसको पैसा देते हैं? जिसने उसे हायर किया हुआ है, उसे किसने हायर किया हुआ है? चोपड़ा फिल्म से। प्रोड्यूसर्स इन्हें पैसा देते हैं और वो इसको पर मंथ सैलरी पे कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा सिचुएशन को मोल्ड कर रहे हैं। इन द अबव एग्जांपल, इफ सुजाता एक्ट्स इन वेरियस फिल्म्स एंड गेट फीस फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, मतलब एक तरह से डायरेक्टली, पहले क्या था? पैसा चोपड़ा फिल्म्स के थ्रू से मिल रहा था सुजाता को मंथली फिक्स्ड रेमुनरेशन की फॉर्म में। अब वो अगर डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोड्यूसर से पैसा ले तो क्या उसे एम्प्लॉयर से मिल रहा है? The same income will be chargeable as income from profession since the relationship of employer and employee does not exist। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Commission received by a director from a company is salary if the director is an employee of the company। If, however, the director is not an employee of the company, the said commission cannot be charged as salary but has to be charged either as income from business or as income from other sources depending upon the fact। बच्चों अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय भी है, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय भी है तो जो उसे मिल रहा है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, बच्चों पार्ट टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। पार्ट टाइम डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। वो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं, मीटिंग अटेंड करके चले जाते हैं। उसके अगेंस्ट उन्हें सिटिंग फीस मिलती है। उन्हें जो सिटिंग फीस मिलेगी, क्या वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो। बिल्कुल बच्चों, तो जहां पर एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय कंसिडर हो रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तभी मिलने वाली इनकम सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी।
बच्चों ये पार्टनर वाला एग्जांपल मैं पहले ही बता चुका हूँ। सैलरी पेड टू अ पार्टनर बाय अ फर्म, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सैलरी, बोनस, कमीशन सेक्शन 40 क्लॉज बी में कैलकुलेशन करते हैं हम लोग पीजीबीपी के चैप्टर में।